अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो हूँ। आखिरकार अब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 13 सिद्धार्थ स्टोरी से शुरू करते हैं। राधिका के हाथ में पेन ड्राइव थी और सोच रही थी कि इसका आखिर में क्या किया जाए, लेकिन उससे पहले तो चेक करके देखनी पड़ेगी ना कि इसके अंदर है क्या क्या। जैसे उसकी मम्मी चली जाती है, वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, करेगी कि नहीं करेगी। एक तरफ उसकी गुस्सा थी माया की ओर, लेकिन दूसरी तरफ वो सोच भी रही थी कहीं ना कहीं कि ठीक होगी कि नहीं। फिर वो अपनी दिमाग से सारी चीज़ों को हटा के वो अपनी लैपटॉप बाहर करती है और ये पेन ड्राइव एडजस्ट करती है। पेन ड्राइव एडजस्ट करती ही वहाँ पे बहुत सारे फोल्डर ओपन हो चुके थे, लेकिन वो हैरान होती है सभी फोल्डर का नाम मधुबाला होते हैं। बस वहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे फोल्डर्स थे। पूरा उस पेन ड्राइव में जितनी भी फोल्डर थे सब मधुबाला के नाम से ही थे। अब राधिका ये सोच रही थी कि आखिर में ये मधुबाला है कौन। कुछ तो लगती होगी ना वो माया की, आखिरकार प्रोजेक्ट का नाम भी तो मधुबाला प्रोजेक्ट ही है। वो सोच रही थी कौन हो सकता है। वो खुद ही सोचने लगती है क्या उसकी माँ हो सकती है मधुबाला या उसकी बहन। वो फिर से कुछ सर्च वगैरह करने लगती है, लेकिन फिर से कुछ नहीं आती है, उसके हाथ कुछ नहीं लगती है। वो एकदम से सर पकड़ लेती है कि ये एक तो रिसर्च करके भी कुछ नहीं मिलती है इसके बारे में। खैर, अब फोल्डर कैसे चेक करूँ, क्योंकि जब भी वो फोल्डर में जाने की कोशिश करते वहाँ पे पासपोर्ट बताते हैं, पासवर्ड चाहिए होता है। अब वो सोचने लगती है कि क्या फ़ायदा अगर मैं फ़ोल्डर तक जा ही नहीं पाऊँ। क्या रखी हुई उसने पासवर्ड, सारे फोल्डर्स के नाम मधुबाला है, पर ये इन सब का पासवर्ड क्या हो सकता है। वही वो सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन में अक्षु की कॉल आती है। अक्षु उसे एकदम नॉर्मल तरीके से समझाती कि देख, चीज़ों को जितनी नॉर्मल रखे जाए उतनी ही बेहतर है। मुझे नहीं लगती कि माया मल्होत्रा से हमें कोई पंगा लेनी चाहिए। एक तो वो इतनी बड़ी हस्ती है, देख वो कुछ भी कर सकती है। इस तरह से वो बात करती है और जैसे उसकी चीज़ें हैं ना, हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन तू तो मतलब कुछ और ही करने की सोच रही है। राधु, मैं अभी भी बोलूँगी ये सब करने की कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं ना। वैसे भी बस कुछ दिन की बात है, तू सारी चीज़ ख़त्म करके ये चैप्टर भी क्लोज़ है। कहाँ तो उससे मिलेगी या कहाँ वो हमारे सामने कभी आएगी। इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं ना। लेकिन राधिका को ये मंजूर नहीं थी। कहते हैं ना, जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है तो सामने इंसान कुछ नहीं देखते हैं। राधिका के लिए भी वही थी और वो बोलती है कि देख, मैं जो ठान ली हूँ वो ठान ली हूँ, मुझे इसके कुछ तो करनी है, जवाब तो इसको देनी है, भरपाई तो इसको करनी ही पड़ेगी। और अगर तू इसीलिए मुझे कॉल करी है तो रख ले, मैं तेरी बात सुन चुकी हूँ, बाय। और वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वो बहुत सोचने की कोशिश करती है कि पासवर्ड 2-3 वो खुद से ट्राई करती है, लेकिन होते नहीं हैं। अब उसे क्या पता कि माया ने कौन से पासवर्ड लगाई होगी। आखिर में कुछ काम थे, उसकी मम्मी बुलाती है उसे, तो वो अपने लैपटॉप को बंद करके नीचे चली जाती है। उसकी मम्मी कुछ बताती है उसको और उसके बाद वो चली जाती है। मेड आते हैं, घर के काम करने लगते हैं। उसके पापा जाते जाते भी बोलते हैं कि बेटा अगर कुछ चाहिए हो तो बता दो। नहीं पापा, कुछ नहीं चाहिए। उसके पापा भी चले जाते हैं। इधर कुछ हद तक वो बैठी रहती है, सोचने लगती है। वो इस चीज़ से माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाती है। बहुत सारे पासवर्ड उसने अब तक तो ट्राई कर चुकी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी से सोचनी पड़ेगी कि आखिर में क्या हो सकती है। यहाँ करते करते दोपहर तक हो जाती है। वो दोपहर में लंच वगैरह करते हैं और उसी दौरान नितिन का कॉल भी आता है। नितिन का कॉल जैसे ही आता है, इधर राधिका थोड़ी गुस्से में बोलती है कि तुम अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। नितिन भी बोलते कि अब मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने सुबह अक्षु को कॉल करके ये कंफर्मेशन ले रहे हो कि मैं सच में उसके साथ हूँ कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है नितिन? अरे बात ऐसा नहीं है बेबी, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम अपना फ़ोन चेक करो। मैंने तुम्हें कॉल किया था, टेक्स्ट भी करा था, पर तुमने कोई रिस्पॉन्स करा ही नहीं। मैं क्या करूँ? तो मैंने मजबूरन अक्षु को कॉल किया कि क्या वो तुम्हारे साथ है। वो तो अलग ही मतलब समझ ली।
बेबी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं गलत होता हूँ। मैंने आंटी को कॉल करी तो उन्होंने बताया कि तुम रात को वहीं पर ठहर गई, तो मैंने तुम्हें कॉल करी, पर तुमने रिस्पॉन्स नहीं करा। तब जाके मैंने अंशु को कॉल किया। वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। नितिन बात करने ही लगता है, तभी एकदम से राधिका बोल पड़ती है, अच्छा नितिन, हाँ बोलो ना। उस दिन जब तुमने मुझे कॉल करी थी, मैं तुम ऑफिस में ही थे ना जब तुम दिल्ली चले गए थे? हाँ, उस दिन तुम्हारे ऑफिस के कैबिन में एकदम से माया मल्होत्रा आई थी ना, मैंने कुछ बात सुने थे। नितिन थोड़ा सा पॉज हो जाता है, उसे लगा नहीं था कि राधिका ने इतना सब कुछ सुन लिया था। तभी नितिन बोलते कि क्या मतलब, तुमने क्या सुना? सुना तो मैंने बहुत कुछ है। पार्टी के दिन भी मैंने कुछ सुनी थी कि तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो पर वो हो नहीं रहे। क्या तुम कुछ डिटेल्स बताना चाहोगे मुझे इस बारे में? अब मैंने सवाल करी नहीं उस वक्त, क्योंकि वो सिचुएशन, हालात ठीक नहीं थे सवाल करने की। नितिन एक लंबा सांस लेता है। क्या जानना है? ये माया मल्होत्रा, द बिजनेस आइकॉन। हाँ, उसके बारे में ही जानना है। देखो, ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है, आउट ऑफ कंट्री से आई है, और जहाँ से आई है वहाँ ही उसका अलग ही पहचान है। और इंडिया आने की वजह, तभी एकदम से राधिका बोल पड़ती है, द मेगा प्रोजेक्ट मधुबाला, करेक्ट। और अगर एक बार उसकी ये मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गई ना, तो राधिका, उसके सामना तो क्या, उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है बिजनेस में। हर बिजनेस स्ट्रेटेजी इज ऑसम। आज तक किसी में उतनी दम नहीं हुई उसके सामना करने की बिजनेस में। टॉप रैंक में 1 आती है वो। और अगर इंडिया में उसका ये सारी चीज़ शुरू हो गए ना, तो बाकी बिजनेस तो गए डूब। तो क्या सोचे हैं? और कायदे से देखा जाए तो तुमने अपनी दुश्मन की तारीफ करा है, मुझे पता है, पर आई हैव टू से दिस, इट्स ट्रू। तो फिर अब मैं अकेला नहीं हूँ। सब अपने बिजनेस को लेके थोड़ा बहुत सीरियस हो चुका है माया मल्होत्रा के आने के बाद। और जब से ये मेगा प्रोजेक्ट के बात सुने हैं, सबके नींद हराम हो चुके हैं। बस हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट को रोकने की। लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट है, खास करके बिज़नेस के मामले में। वो बिज़नेस की तो सोचती है, लेकिन बिज़नेस के बाहर की भी सोचती है एक ही टाइम में। शी इज़ मल्टीटास्कर। राधिका बस सुन रही थी, वो कुछ नहीं बोलती। उसे लग रही थी कि जो वो सोच रही है अब वो मुश्किल है। पहले तो नॉर्मल ही थी, लेकिन नितिन से भी ये सब सुनने के बाद वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। नितिन एकदम से बोल पड़ता है कि अचानक तुम आज बिजनेस की और माया की बात कर रहे हो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस उस दिन सुनी थी तो। ओके, ब्रेकफास्ट कर लिया? नितिन, लंच का वक्त है। हाँ सॉरी, वो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ ना अपने काम में, खास करके ये सब लेकर। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमें कुछ मिल जाए तो क्या हम उससे कुछ कर सकते हैं प्रोजेक्ट को रोकने में? नितिन एकदम से हंसता है और बोलते हैं कि थोड़ा सा फ़नी है, बट अगर ख्वाब हो तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बस ख्वाब में ही। क्योंकि माया मल्होत्रा की चीज़ें इतनी सिक्योर होती है, वहाँ से कुछ लाना और शेर के मुंह से खाना लाना बराबर ही है। तुम्हें पता है, ये कोशिश मैंने भी करा था, पर दिल्ली में पैर रखते ही उसके कान तक ये खबर पहुंच गई, तो तुम समझ सकती हो वो कितनी खतरनाक है। और मैंने थोड़ी बहुत पता किया है, आज तक उसके काम के आगे जो भी आया है वो बर्बाद हो चुका है। राधिका आगे कुछ बोलती ही नहीं है, थोड़ी बहुत बात होती है और आखिर में राधिका बोलती है चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पेन ड्राइव अभी भी उसके हाथ में थी, वो सोच रही थी अब वो क्या करेगी। लेकिन फिर भी वो होता है ना एक्साइटमेंट कि इसके अंदर क्या है, वो चीज़ तो अभी भी थी। अब यही सारी चीज़ करते करते शाम के 5 बज चुके थे। वो सोच सोच के उसकी सिर में दर्द करने लगती है अब। फिर भी वो पासवर्ड एडजस्ट कर नहीं पाती है।
फिर अचानक से उसके दिमाग में एकदम से पिंच करती है, सारे फोल्डर की नाम मधुबाला, प्रोजेक्ट की नाम मधुबाला, तो पासवर्ड का नाम भी तो मधुबाला ही हो सकती है। क्या वो मधुबाला लिख के ट्राई करेगी? जैसी सोच वैसी ही करनी। और बहुत अच्छे से वो मधुबाला लिखती है, लेकिन वो पासवर्ड इनकरेक्ट बता देती है। लेकिन पता नहीं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि पासवर्ड मधुबाला ही हो सकती है। वो नोटबुक लेती है और नोटबुक लेके अब वो मधुबाला नाम को नंबर पे कन्वर्ट करती है, वर्ड में से नंबर। 10 मिनट लग जाते हैं उसे ये सारी चीज़ करने में, लेकिन बहुत सावधानी और दिमाग लगा के करती है। और आखिर में जैसे वो नंबर निकालती है, वो पासवर्ड पे वो नंबर डालती है और प्रेस करती है। और अगली क्षण वो चौंक जाती है, क्योंकि ये एक्सेप्ट हो चुके थे। उसके चेहरे पे जीत की खुशी, मानो कि वो जीत चुकी थी। वो खुद को शाबाशी देती है कि वेल डन, आई एम सो मच इंटेलिजेंट, वेरी प्राउड ऑफ यू राधिका। और वो पासवर्ड एंटर करते ही वो एक एक फाइल को देखने लगती है, एक एक फोल्डर को। और जैसे जैसे वो फोल्डर को ओपन कर रही थी, वो सारे प्रोजेक्ट के एक एक डिटेल्स उस पेन ड्राइव में थी। एक फोल्डर पे एक हॉस्पिटल, एक फोल्डर पे एक पूरा एक जो स्कूल कॉलेज, सारी चीज़ें एक एक करके थी वहाँ पे, जो मधुबाला प्रोजेक्ट का हिस्से थे। जगह की चीज़ें, सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स थे, सब कुछ, जिसे देख के राधिका की आंखें चमक जाती है। उसके पास शायद अभी माया मल्होत्रा की सबसे अहम हिस्सा है। इस चीज़ से माया मल्होत्रा को मुंह तोड़ जवाब वो दे सकती है। वो अपनी मुट्ठी गंज लेती है। सो मिस माया मल्होत्रा, अब शुरू करते हैं कि बहुत देर तक वो देखने लगती है, पर ध्यान जाती है घड़ी की ओर। 6 बजने के बस 10 मिनट बचे थे और अभी वो इसका कुछ नहीं कर सकती। वो जल्दबाजी में बस भागती है, तैयार होती है और निकल जाती है स्टूडियो के लिए। उसे माफ़ी भी तो मांगनी है। और आखिर में वो पहुंचती है, 5 मिनट लेट थी पर पहुंच जाती है। और पहुंचती ही अपनी वही बुलंद आवाज़ से अपनी प्रोग्राम स्टार्ट करती है। और आज की प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट थे सबके लिए, क्योंकि वो हर एक चीज़ के लिए बेहद अच्छी से माया मल्होत्रा से माफ़ी मांग लेती है, जिसे सुनते हुए तो वो मैनेजर भी शौक था। वहाँ के सारे स्टाफ शौक थे। अब मैनेजर भी सोचता है कि आखिरकार राधिका ने माया मल्होत्रा क्या चीज़ है वो समझ ली। चलो अच्छी बात है, वो भी बच गई और मैं भी बच गया, आगे मेरा स्टूडियो भी बच जाएगा। आधे से ज़्यादा वक्त वो वहाँ पे प्रोग्राम कर रही थी। राधिका की आधे प्रोग्राम ख़त्म हो चुके थे। 7:25 पे वहाँ पे अचानक से माया की एंट्री होती है। इतनी स्पीडी से आकर कार को ब्रेक करती है कि वहाँ पे सारे लोग थोड़ी सी चौंक जाते हैं, खास करके वॉचमैन। वो बिल्डिंग की गेट थोड़ा सा ओपन कर देते तो माया वो वहाँ पे पार्क साइड में अपनी कार को रखती है। कार से उतरते हुए सीधा अंदर आती है। जो मैनेजर था वो आया हुआ था, जब से राधिका सॉरी बोलने लगी थी तब से वो आ चुका था। और जैसे ही वो माया को देखता है वो शॉक्ड। माया के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। वो स्ट्रेट खड़ा हो जाते हैं। माया सीधा आके उसी के सामने खड़ी होती है और बोलती कि मिस राधिका कहाँ है। ये बात सुनते ही वो मैनेजर एकदम से बोलती कि मैम वो तो स्टूडियो रूम में है, प्रोग्राम ऑन है, उसको बुलाओ अभी के अभी। जी 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 मैम। वो मैनेजर खुद भाग के जाता है सीधा स्टूडियो के वो कंट्रोल रूम में, जहाँ पे राधिका अभी भी माइक पे बात कर रही थी। अचानक से एंट्री करते ही वो बोलते कि एक मिनट गाइस, स्टॉप द माइक। तभी एकदम से राधिका बोलती कि सॉरी सर। राधिका थोड़ा बाहर आओ। राधिका तुरंत माइक ऑफ करती है और वो सॉन्ग ऑन कर देती है। और पर सॉन्ग बजने लगता है और वो उस कंट्रोल रूम से बाहर आती है। और जैसी आती है सामने माया खड़ी। माया को देख के वो थोड़ी सी शॉक भी होती है और एक अजीब सी डर उसके मन में आ चुकी थी। कहीं माया पेन ड्राइव के बारे में जान तो नहीं गई। ये सोचते हुए थोड़ी सी घबराहट उसमें आ ही जाती है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल रहती है। कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि सब ठीक है। तभी राधिका उस मैनेजर से पूछती है क्या हुआ सर,
प्रोग्राम के बीच एकदम से बुला लिया आपने। तभी माया चलते हुए राधिका के सामने आती है। माया की आंखों में गॉगल्स थी, वो गॉगल्स को बड़ी एटीट्यूड के साथ उतारती है, अपने हाथ में लेती है, दोनों हाथ को फोल्ड करती है। भाई साहब इतनी खतरनाक लुक थे वहाँ पे, जितनी भी स्टाफ वगैरह थे सब थोड़ी बहुत डर चुके थे कि अब ना जाने राधिका ने क्या कर दी है, आगे क्या होने वाली है। माया बस इतना कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाई गई है? राधिका बड़ी नॉर्मल सी जवाब देती है, नहीं मुझे कैसे पता होगी, और तुम मेरे सामने आई क्यों? तुम्हारी बातों के अनुसार मैंने सबके सामने माफ़ी मांग ली, पूरी दुनिया सुनी है। अच्छा सच में? पेन ड्राइव कहाँ है? ये बात सुनते ही राधिका एकदम से थोड़ी सख्त हो जाती, सुन पड़ जाती है। जिसकी डर थी वही हुई। राधिका भी थोड़ी बहुत घूर के देखती है माया को और बोलती है, क्या? माया बोलती कि मुझे दोहराने की आदत नहीं है और ना पसंद। पेन ड्राइव कहाँ है? कौन सी पेन ड्राइव? पी के आई हो क्या? हाँ, माना कि तुम पागल हो, पर ये क्या पागलपंती है? कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो? कौन सी पेन ड्राइव की बात कर रही हो? तभी माया आगे बढ़ने लगती है। इधर सिचुएशन इतनी थी कि वो मैनेजर एकदम से बोलते कि मैम प्लीज़ क्या हुआ है? इधर माया उस मैनेजर को घूर के देखने लगती है। स्टे अवे। तभी वो राधिका की ओर देखती है। तुम्हें अभी मेरे साथ मेरे ऑफिस जानी पड़ेगी। राधिका बोलती कि क्यों? तुम बोलोगी और मैं चल लूँगी? ऐसे होगी नहीं, बेहतर है कि तुम मेरे सामने से अभी इसी वक्त चली जाओ। ये बात जैसी ही राधिका बोलती है, माया एक क्षण के लिए भी नहीं सोचती, वो राधिका की हाथ को कस के पकड़ती है। वही कलाई जो सुबह उसने पकड़ी थी, अभी तक हल्की सी निशान तो रही गई थी, अब फिर से उसी हाथ पर एक सख्त पकड़ जब वो महसूस करती है, अब उसे दर्द होने रही थी क्योंकि पकड़ कुछ ज़्यादा ही मजबूत थी। राधिका को खींचते हुए माया वहाँ से लेके जा रही थी। राधिका बोलती कि व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम हाथ छोड़ो मेरी। देखो मैं तुम्हें नॉर्मली कही हूँ, मेरे साथ चलो, मुझे सख्ती पेश आने पर मजबूर मत करो। यू हैव ऑप्शन, नॉर्मली तुम मेरे साथ चल सकती हो या फिर मुझे तुम्हें ऐसे ही लेके जानी पड़ेगी। द चॉइस इज योर्स। तभी राधिका बोलती कि फाइन, हाथ छोड़ो, पहले से निशान देके रखियो, हाथ छोड़ो प्लीज़। माया हाथ छोड़ देती है। जैसे हाथ छूटती है, राधिका देखती कि भाई साहब पहले से भी ज़्यादा गहरे निशान आ चुके थे। मनी मन सोची कि खाती क्या है ये, पूरे निशान बना दिए। वो एक स्टफ़ को बोलती कि मेरा बैग ला दो, तो वो स्टफ़ भागते हुए राधिका की बैग ला के देते हैं। राधिका आती है। माया अपनी कार पे जाके बैठ चुकी थी और इंतज़ार कर रही थी। राधिका कार के पास जाती है और पीछे जाके बैठने ही वाली थी, तभी माया बोलती एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट योर ड्राइवर। राधिका धड़ाम से वो दरवाज़ा बंद करती है और आके उसके बगल वाले सीट पे बैठ जाती है। और माया इतनी तेज़ी से कार भगाती है, भाई साहब राधिका के पूरे मानो की जी एकदम से सूख चुकी थी, आगे ना जाने क्या होने वाली थी। 10 मिनट में वो माया राधिका को लेकर ऑफिस पहुंचती है। राधिका उसके पीछे पीछे बस सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगी, इसको पेन ड्राइव के बारे में कैसे पता चली। और जैसे ही ये लोग ऑफिस पहुंचते, उधर सोनल वो कुछ कर रही थी, वो भी थोड़ी परेशान तो लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो माया को देखती है, माया के पीछे राधिका को, वो एकदम से खड़ी हो जाती है शॉकिंग वे में। माया एकदम से अपनी कैबिन में एंटर करती है, पीछे पीछे राधिका भी, और तुरंत वहाँ से सोनल भी एकदम से आती है। माया की कैबिन पे पहले नॉक करती है, माया आने के लिए कहती तो आ जाती है। तभी माया एकदम से अपनी डेस्क पे जाके बैठती है। तो मिस राधिका वर्धन, बिना कोई सीन क्रिएट करे तुम्हें चीज़ें हजम नहीं होती। सिंपल तरीके से बात कहूँगी और सिंपल तरीके से मुझे जवाब दे देना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। तभी राधिका उसकी डेस्क पे एकदम से हाथ मारते हुए बोलती कि तुम इसीलिए मुझे यहाँ पे लाई हो, धमकाने के लिए हैं?
तुम्हारी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी। तभी माया उठ के खड़ी हो जाती है। ओह रियली? मेरी हिम्मत? लगता है मेरी सुबह कही हुई बात को ज़्यादा ही दिल पे ले लिए। मैंने तुमसे कही थी कि तुम अपनी ज़ुबान जितनी चलाती हो उतनी दिमाग चलाओ, और तुमने तुरंत मेरी बात को ले ली। काफ़ी इम्प्रेसिव मूवमेंट है तुम्हारी। मैंने बस बात कही नहीं और तुमने कर भी दी। मेरी पेन ड्राइव कहाँ है? राधिका एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। मुझे नहीं पता किसी पेन ड्राइव के बारे में। तभी माया उठ के खड़ी होती है और बोलती, आई स्वेयर, अगर मुझे तुम सीधी सीधी बात पे वो नहीं दी तो आगे जो भी तुम्हारे साथ होगी जिम्मेदार केवल तुम होगी। क्या बकवास है? हाँ, अजीब दादागिरी लगा के रखी है। जब मैंने एक बार बोल दी कि मुझे नहीं पता तो मतलब नहीं पता। तुम मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो मिस माया मल्होत्रा। वरना जैसी ये कहती है माया की पता नहीं वो किस अवतार में थी, वो एकदम से चलती हुई आती है राधिका के पास, उसकी हाथ को फिर से पकड़ती है, उसी कलाई को, और एकदम से मरोड़ती है। और बोलती कि मैं क्या कर सकती हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। इधर सोनल एकदम से आती है, मैम 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 प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए प्लीज़ मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते मैम। इससे कहो कि मेरा पेन ड्राइव मुझे वापस करे। राधिका उसी वे में ही बोलती है कि मेरे पास कोई पेन ड्राइव है ही नहीं। तभी माया उसे फिर से अपनी ओर करती है, इस बार पलटते हुए। अच्छा अब कहो। और सीधा अब माया उसकी आंखों की ओर देखती है। राधिका माया की आंखों में देख ही नहीं पाई थी। पता नहीं क्या थी उन आंखों में जो वो एक नज़र भी उन आंखों की ओर देख नहीं पाई थी। उसे जलन सी महसूस होती है और वो अपनी नज़रें फेर लेती है। क्या हुआ? आंखें नहीं मिला पा रही हो? हाँ, मेरे पेन ड्राइव कहाँ है? लेकिन राधिका मानने से इनकार करती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। अभी भी माया उसके हाथ की कलाई को पकड़ी हुई थी। तभी माया इधर सोनल को इशारा करती है, चेक हर बैग। ये बात सुनते ही राधिका थोड़ी सी सहम उठती है, बोलती कि क्या चीज़ है ये? अरे एक तो मेरी हाथ छोड़ो पहले। अरे मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। जस्ट शट अप सोनल। तो सोनल एकदम से घबराहट में आती है और वो चेक करने लगती है, एक एक चीज़ को निकालती है राधिका के। लेकिन उस बैग में ऐसा कुछ थी ही नहीं पेन ड्राइव जैसी। वो एकदम से बोलती कि मैम वो यहाँ पर कुछ नहीं है। माया बोलती है कि वेयर इज़ माई पेन ड्राइव? जिस पर राधिका जवाब देती है, मुझे नहीं पता, और लीव माई हैंड। पता नहीं दोनों में एक अलग ही जुनून सवार हुए थे। ना एक बताने के लिए तैयार थी ना एक छोड़ने के लिए। माया की पता नहीं क्या ही सवार थी उसके सर पे। वो सोनल की ओर देखते हुए बोलती कि लीव दिस रूम राइट नाउ। सोनल एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती, बोलती कि सॉरी मैम, सुनाई नहीं दी तुम्हें? मैंने कही लीव दिस रूम राइट नाउ, और जाते हुए दरवाज़ा लॉक करके जाना। ये बात सुन के सोनल जितनी घबराती है उससे कहीं ज़्यादा राधिका की भाई उसकी तो हालत ख़राब हो जाती कि दरवाज़ा बंद पर क्यों, मन ही मन सोचती है। और वो एकदम से बोलने लगती, व्हाट द, दरवाज़ा क्यों बंद करेगी? हाँ, दरवाज़ा क्यों बंद करेगी वो? और तुम यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। तभी एकदम से माया बोलती कि सोनल, मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है। सोनल बोलती कि सॉरी मैम, और ये बोलते हुए वहाँ से चुप से चली जाती है, जाते हुए दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी माया इधर राधिका की हाथ छोड़ देती है। राधिका घूरते हुए माया को देख रही थी। अब राधिका की आंखों में थोड़ी बहुत घबराहट नजर आ रहे थे। माया बोलती कि तुम इस राधिका, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सीधी सीधी बता दो मेरी पेन ड्राइव कहाँ पे है, कहाँ छुपाई है तुमने? राधिका भी अब चिढ़ जाती है। अरे तुम पागल हो क्या? एक बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है क्या? जब बोल दी हूँ कि नहीं है मेरे पास तो इट्स मीन नहीं है। तभी माया क्या करती है, वो अपनी जो होता है ना ब्लेजर सूट, उसके पॉकेट में से गन निकालती है और सीधा टांगती है राधिका की माथे के ऊपर। वो एकदम से डर जाती है। ये क्या है?
हाथ ऊपर करो। व्हाट? आई सेड हाथ ऊपर करो। राधिका अपनी दोनों हाथ ऊपर कर लेते हो। बोली कि तुम साइको हो क्या? हाँ, क्या पागल बनती है? मैं बोल रही हूँ कि नहीं है मेरे पास और गन। पीछे हो जाओ। राधिका को समझ नहीं आ रही थी और वो एकदम से पीछे होती है। पीछे होते देखती है कि पीछे तो जगह ही नहीं है, दीवार के साथ लग जाती है। देखो मैं बोल रही हूँ, मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है, मुझे जाने दो यहाँ से। अच्छा, पेन ड्राइव लिए बिना तुम यहाँ से एक कदम भी हिल नहीं सकती हो, और बिना मेरे परमिशन के तो बिल्कुल भी नहीं। पीछे पलटो। राधिका बोलती कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? आई से जस्ट शट अप, टर्न अराउंड। राधिका पीछे मुड़ जाती है। माया पता नहीं क्या चल रही थी उसके दिमाग में, वो एकदम से राधिका के करीब आती है। राधिका के करीब आते हुए एकदम से वो अपनी एक हाथ से राधिका की दोनों हाथ को दीवार के साथ ग्रैब करती है। राधिका की फेस दीवार की साइड पे थी। माया की ओट लगभग राधिका के कान के पास थी। वो हल्की सी आवाज़ में कहती है, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी पेन ड्राइव कहाँ है मिस राधिका? राधिका भी बोलती, तुम 1000 बार बोलो, मेरा जवाब एक ही होगी, आई डोंट नो। तभी एकदम से माया क्या करती है, जो गन उसके दूसरे हाथ में थी वो गन वो फिर से अपनी पॉकेट में डालती है, और अब की बार वो सीधा राधिका के कमर में हाथ एकदम से रखती है। और जैसे होता है ना चेकिंग पॉइंट पे जैसे चेक करे जाते हैं बॉडी को, बिल्कुल वैसे राधिका पूरी एकदम से सिमट सी जाती है और वो एकदम से होती है, फटाफट ये क्या है? चेक कहीं तो छुपाई तुमने? बैग में नहीं तो तुम्हारे पास ही सही, ढूंढ रही हूँ। वो उसकी कमर से लेकर उसकी पैंट के पॉकेट तक चेक करती है और एकदम से उसके अपनी ओर पलटती है। हाथ अभी भी उसके लॉक करे हुए थे। इधर राधिका को इतनी अजीब लग रही थी और ये चीज़ उसे इतनी बुरी भी लग रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बोलती फाइन, डोंट टच मी। माया तुरंत पीछे हो जाती है एक कदम। आर यू श्योर? मैं देती हूँ, गुड फॉर यू। वो पीछे हो जाती है और साथ ही राधिका की हाथों को छोड़ देती है। गहरे निशान और भी गहरे हो चुके थे। राधिका की आंखों में आंसू भर चुके थे। जिस तरह से वो उसको छू रही थी वो उसे पसंद नहीं थी। इस तरह से एक्चुअली माया की और कोई गलत इंटेंशन भी नहीं थी। उसे लगी कि अगर बैग में नहीं है तो शायद वो कहीं पे रखी होगी अपनी जेब में। तो बस वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना आए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बस माया ने वही अपनाई थी। माया पीछे होती ही अपनी दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है। गो ऑन, मेरी पेन ड्राइव मुझे वापस करो राइट नाउ। तो भी राधिका बोली देती हूँ। वो जल्दी से अपनी बैग पे पास आती है। एक्चुअली पेन ड्राइव उसके पास भी नहीं थी, लेकिन बैग तो ऑलरेडी सोनल ने चेक करी थी। लेकिन जहाँ पे वो पेन ड्राइव रखी थी वो अलग ही थी। वो अपनी ही एक जो लोशन होते हैं मॉइस्चराइज़र, वहाँ पे छोटा सा एक क्यूट सा डब्बा था क्रीम के, वहाँ पर उसने पेन ड्राइव रखी थी। अब इसका पता किसको पता होगी। और वो एकदम से आते हुए अपनी सर झुकाते हुए वो पेन ड्राइव माया की ओर बढ़ा के देती। पेन ड्राइव। तो फिर इतना नाटक क्यों करी? मुझे पता थी कि ये तुमने ही ली है। पता है कैसे? माया की ओर देखती है राधिका। तभी माया उसके हाथ से वो पेन ड्राइव लेती है, अपनी लैपटॉप में ऐड करती है और वहाँ के कुछ एक्सेस वो दिखाती है जिस पर साफ साफ राधिका के घर की लोकेशन नज़र आ रही थी। राधिका अपनी मुट्ठी कंच लेती कि जितनी वो माया को समझ रही थी, माया उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है और इंटेलिजेंट भी।
माया ये सारी चीज़ दिखाने के बाद वो खड़ी होती है। तुम इस राधिका वर्धन, इतनी बड़ी बड़ी बात तुम कर कैसे लेती हो? हाँ, और हैरानी की बात, आई एम इम्प्रेस्ड, काफ़ी दिमाग तो है तुम में। पासवर्ड तक तुमने आखिर में मैच कर ही ली, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल थी। लेकिन शायद तुम नहीं जानती हो माया मल्होत्रा क्या चीज़ है, और आज की इस हरकत की तुम्हें भरपाई करनी होगी। तभी बाहर से नॉक नॉक होती है। सोनल अभी भी बाहर में थी, उसे नहीं समझ आ रही थी कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। सोनल की नॉक नॉक सुनने के बाद माया एकदम से बोलती है, अंदर आ जाओ। सोनल एकदम से अंदर आती है, वो सीधा देखती है राधिका की ओर। राधिका की आंखों में आंसू भरी हुई थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हुई क्या है। वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। तभी सोनल की नज़र जाती है लैपटॉप की साइड पे, जहाँ पर ऑलरेडी वो वाली पेन ड्राइव लगाई हुई है। वो शॉक्ड, वो फिर से घूर के देखने लगती है राधिका को। मन ही मन बोलती कि बाप रे, मतलब ये राधिका मैडम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार और स्मार्ट है, लेकिन मैडम के बारे में नहीं पता इनको। अब न जाने आगे क्या होगी। तभी एकदम से माया पूछती है सोनल से, इस प्रोजेक्ट का टेंडर पास की डेट कब है? तभी सोनल थोड़ी सी घबराहट में ही बोलती कि मैम वो नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ता। तभी वो राधिका की ओर देखती है, अपने दोनों हाथों को फोल्ड करी हुई। तो मिस राधिका, अगले एक हफ्ते तक, हाथ से लेकर अगले एक हफ्ते तक तुम्हें मेरे साथ रहनी है, जब तक ना वो टेंडर पास हो। मैं नहीं चाहती इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ भी पता चले, कोई भी डिटेल्स लीक हो। तुम्हारे हर एक चीज़ की एक्सेस मेरे पास होगी। तुम कब क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, सब कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में ही रहनी पड़ेगी। जैसे ये बात सुनती है राधिका बोली कि व्हाट, ऐसा हो नहीं सकती, ऐसा होगी। और मेरी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ की चोरी की जुर्म में तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी से पुलिस कार्रवाई भी करवा सकती हूँ मैं, जबकि मैं माया मल्होत्रा क्या क्या कर सकती हूँ तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हें जिंदगी भर उस जेल में सड़ा भी सकती हूँ मैं। तो द चॉइस इज योर्स। तुम सोचो आगे क्या करनी है। राधिका एकदम से माया की ओर देखते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ, मैं ऐसा ही करूँगी। डील तुम्हारे सामने है और चॉइस भी तुम्हारी होगी, लेकिन वार मेरा। जहाँ तक मुझे पता है तुमने सारी चीज़ देख ली है। मैं इस मामले में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहूँगी। एक बार टेंडर पास हो जाए, तुम ये सारी डिटेल्स चाहे किसी को भी बता दो, मुझे कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं, लेकिन टेंडर पास होने तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। सोनल हक्का बक्का रह जाती है कि मैम क्या बोल रहे हैं। सोनल कुछ बोलने आती है, माया की लुक देख के वो पीछे हो जाती है, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। माया जिस मूड में है वो कुछ भी कर सकती है। सोनल बोलती कि मैम एक बार और सोच लीजिए। सोचने की वक्त अब नहीं है। मैं सोचती नहीं हूँ, मैं करती हूँ। सो मिस राधिका वर्धन, क्या करना है? अदरवाइज आई कॉल पुलिस राइट नाउ। सोनल, यस मैम, कॉल द पुलिस। जी मैम। सोनल बस अपनी फ़ोन निकाल के किसी के नंबर पे डायल करने जा रही थी, तभी राधिका बोली कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़, पुलिस नहीं। अच्छा फाइन सोनल, स्टॉप, नहीं करती हूँ। तो फिर एक हफ्ते तक, जब तक ना वो टेंडर पास हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम घर भी नहीं जा सकती हो। हाँ, तुम्हें मिलने जानी है तो मुझसे पूछ के जानी पड़ेगी, पर मैं घर पे क्या बोलूँगी? तुम समझा करो, हर चीज़ तुम्हारी हिसाब से नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट कि मैं
इस पेन ड्राइव में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं देख चुकी हूँ, बट आई स्वेयर मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी। तभी माया बोलती कि सॉरी, बट मैं तुम पे यकीन किसी भी हालत पे कर नहीं सकती हूँ। तभी राधिका सोच में पड़ जाती है ये कैसे मुमकिन हो सकती है। उसकी मम्मी पापा, उसकी मम्मी की सोच के तो वो और घबराने लगती है। देखो, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी, ठीक है, पर मुझे घर पे बात करनी होगी। फाइन, घर पे बात करनी होगी, लेट्स गो। राधिका बोलती व्हाट, लेट्स गो, घर चलते हैं। तभी वो एकदम से अपनी फ़ोन वगैरह लेती है और वो वहाँ से निकल जाती है। राधिका अलग दुविधा में थी, क्या क्या आगे क्या होगी। सोनल भी एकदम से बोलती है मैम चलिए। राधिका एकदम से निकल पड़ती है उसकी बैग वगैरह लेके। ये लोग फिर से पार्किंग साइड में जाती है, माया कार में बैठती है। तो अब की बार सोनल उसके साइड में और राधिका पीछे जाके बैठती है। बड़ी तेज़ी से माया कार भगाते हुए राधिका के घर तक आती है। अब की बार उसे लोकेशन पूछने की ज़रूरत क्या थी, उसे पहले से पता थी। राधिका की मम्मी कुछ काम कर रही थी और तभी अचानक उनकी नज़र आती है दरवाजे पर और वो बोल पड़ती है तुम मेरे घर पे फिर से क्यों आई हो। माया बोलती है कि हेलो मिसेस वर्धन, आई होप कि आप ठीक हैं। बाकी मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ ये बात आप खुद की बेटी से पूछिए, वो अपनी मुंह से सब कुछ बता देंगी आई थिंक। क्यों मिस राधिका। राधिका की सर झुकी हुई थी। तभी राधिका उसकी मॉम के पास जाते बोलती कि मम्मी हम सॉरी, वो मैंने एक गलती करी थी और उसकी पनिशमेंट के तौर पे मुझे इसके साथ एक हफ्ता इसकी घर पे रुकनी पड़ेगी। राधिका की मम्मी ये बात सुन के एकदम से चुप हो जाती है और वो माया को घूरने लगती है। फिर वो राधिका की ओर देखते बोलती कि कौन सी गलती, कैसी गलती, क्या किया तुमने। तभी माया बोलने लगती है पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ है, खास करके जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं इंडिया आई उस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल्स थी और इस पेन ड्राइव को आपकी बेटी ने चुराई है। तो और चुराई ही नहीं है, केवल पासवर्ड से ओपन करी है, एक एक फोल्डर चेक करी है जहाँ पे सारे डिटेल्स है। और मैं नहीं चाहती कि टेंडर पास होने तक ये डिटेल्स कहीं और जाए। तो जब तक टेंडर पास ना हो तब तक आपकी बेटी मेरे घर पर रहेगी, उसके सारे एक्सेस मेरे पास होगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है मेरे पास और वो ये है कि मैं आपकी बेटी के खिलाफ कार्रवाई लूँ, आई मीन पुलिस केस, चोरी की इल्ज़ाम, जो कि उन्होंने खुद अपनी मुंह से एक्सेप्ट भी करी है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। क्यों सोनल। सोनल अपनी सर हिला देती है। राधिका की मम्मी को इतना गुस्सा आती है, वो माया के पास जाती है और माया के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी कि माया हाथ पकड़ लेता, बोलती कि मिसेस वर्धन डोंट यू डेयर, ये गलती करने की सोचना भी नहीं। आपकी बेटी ऑलरेडी एक गलती की एक पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार है। अब ये करेंगी तो न जाने आगे क्या होगी। तो कुछ करने से पहले सोच लीजिए। और वो एकदम से हाथ झटक देती है। तभी वो राधिका की ओर देखती है, सो मिस राधिका लेट्स गो, बात हो गई घर पे। अगले एक हफ्ते तक मेरे घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। और अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती है मिसेस वर्धन तो वो लोकेशन है, आ जाइएगा। और यही बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। राधिका अभी भी खड़ी थी, सोनल भी खड़ी थी। तो आज कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि आगे क्या होती है, कहानी में क्या क्या नहीं आएंगे, कौन से मोड़ आएंगे, राधिका क्या करेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।